नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 राजनीति के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो 7 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जाने हैं और रिजल्ट उसके 10 तारीख को आने वाला है, उसी पर एक हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम उस चीज पे भी चर्चा करेंगे कि जनता का क्या रुख है, जनता किस तरीके से अपने वोटों को देती है या किस तरीके से फिर से पोलराइजेशन की राजनीति विपक्ष या फिर सत्ताधारी पार्टी करेगी। हमारे साथ कानपुर से अनुभव चकजी जुड़ रहे हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। सीधे तौर पर हम इनसे बात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर जनता का रुख क्या है इन 7 विधानसभा सीटों पर। अनुभव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम जानना चाहेंगे कि जो 7 विधानसभाओं पे जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आकलन है आपका? देखिए, जो अभी आपने अपने आरंभिक टिप्पणी में कहा कि जनता का मिजाज पोलराइजेशन करने का प्रयास जी, और जो एक दो बिंदु और आपने सम्मिलित करे, तो इनसे पहले जितने भी इस प्रदेश में उपचुनाव होते आए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान रहे हों, चाहे बसपा के दौरान रहे हों, और चाहे जब भी उपचुनाव हुए हो, एक चीज ये देखी गई है कि उपचुनाव हमेशा ये माना जाता है कि उपचुनाव जो होता है वो सत्ताधारी दल का ही होता है। जी, मुझे याद है कि 2009 में जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में उपचुनाव हुआ था, उस दौरान बहुजन समाज पार्टी मैनपुरी में जी, उस सीट को भी जीतने में कामयाब रही थी, जिसपे जीत के आसपास कभी बहुजन समाज पार्टी नहीं पहुंची थी। हरदोई में उस सीट को जीतने में कामयाब रही थी, जिसपे नरेश अग्रवाल का वर्चस्व हुआ करता था, और वहां से बहुजन समाज पार्टी की रजनी तिवारी ये चुनाव जीती। खैर, अब आते हैं हम लोग वर्तमान में। जी, जो वर्तमान परिदृश्य चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें ये तो निश्चित है कि मुद्दे भरे पड़े हुए थे, चाहे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे जो अभी कृषि बिल जो संसद में पेश करके पास कराया गया है वो मुद्दा रहा हो, चाहे अन्य तमाम जो रोजगार की समस्याएं आई हो, कोविड को किस तरीके से हैंडल करा गया, वो मुद्दे रहे हो। इन मुद्दों की भरमार थी। विपक्षी दल चाहते तो इन मुद्दों को जोर शोर से उठा सकते थे, लेकिन एक बात समझ से बिल्कुल बाहर है कि मुद्दों की भरमार होने के बाद भी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कोई भी विपक्षी दल का जो सुप्रीम लीडर था, जैसे कांग्रेस में अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर प्रियंका गांधी संभाल रही है, तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा वो 7 विधानसभाओं में एक भी बार रैली करने के लिए, जनसंपर्क करने के लिए नहीं उतरी। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो भी कहीं पर जनता के बीच में नहीं उतरे, और मायावती जी तो पहले भी कभी नहीं जाती थी ऐसे उपचुनावों में जनसभा करने के लिए। जी। इससे जो आक्रोश लोगों के मन में होता है, जनता के मन में होता है, स्वाभाविक बात है, जब सुप्रीम लीडर फील्ड में आता है तो जनता और कार्यकर्ता जो आक्रोशित होता है उसका मनोबल बढ़ता है, कहीं ना कहीं से वो पोलराइज ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है बनस्पति इनके कि उनके सेकेंड लाइन के लीडरशिप अगर वोट मांगने निकले हैं। जी। तो मुझे इसका अभाव दिखा, और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है जिनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके अगर 7 विधायक कम भी हो जाए उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस पार्टी के सारे बड़े से बड़े दिग्गज नेता और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हर विधानसभा सीट पे जा रहे हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का इस तरीके से मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो वजह क्या है अनुभव जी, वजह क्या है? क्यों नहीं जो जैसे अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, प्रियंका गांधी का जिक्र किया, ये उपचुनाव को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे लगा हुआ 2022 भी है। यही मेन चीज है कि इस उपचुनाव को ये माना जा रहा है कि 2022 का जो विधानसभा का सूबे में चुनाव होने जा रहा है वो फाइनल होगा, ये उसका सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल को
क्यों ऐसा कम आंक रहे हैं ये लोग? या तो ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव 2022 पे नहीं पड़ने वाला, जी लेकिन ये ऐसा मान रहे हैं, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये नजर आता है कि ये मान के चल रहे हैं कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है, रिजल्ट इनके विपरीत आएगा, और अगर मेन सेनापति मैदान में आने के बाद हार जाएगा तो जी जी 2022 में कार्यकर्ताओं के बीच में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। ऐसे जो ये हार है ये सेकेंड लाइन लीडरशिप के ऊपर डाल दी जाएगी, खुद के ऊपर आरोप नहीं आएगा कि हमने तो पूरी मेहनत करी लेकिन उसके बाद भी हम चुनाव नहीं जीता पाए। तो हार के डर से ये लोग मैदान में नहीं उतरे, और मेरी समझ में ये बिल्कुल गलत बात है। सेनापति को लीड करना चाहिए, तभी सेना का मनोबल बढ़ता है। अनुभव जी, बाई इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज भी कम हो जाता है, तो वजह क्या रहती है? जनता क्यों नहीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने जो विधायक होता है उसको बदलने के लिए आते सामने आती है? ऐसा क्या रीजन क्या होता है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन क्यों हो जाता है? नितिन जी, जनता भी समझदार है। वो ये जानती है कि ये 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, इनमें अगर ज्यादा संख्या में निकल कर जी वो विधायकों को, जो वर्तमान पार्टी के विधायक हैं, उनको परिवर्तन करके किसी और पार्टी के विधायक को जिता भी देगी, तो जी उससे सूबे के मुख्यमंत्री की गद्दी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विधायकों की पावर कितनी होती है हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। जी सत्ता परिवर्तन या सत्ता को बचाने की जब चाह होती है तो उसके लिए दो, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही जी वोटर बड़ी संख्या में निकल के आता है। लेकिन इससे ना सत्ता पक्ष पे प्रभाव पड़ रहा होता ना विपक्ष पे प्रभाव पड़ रहा होता, इसलिए सत्ता पक्ष के भी समर्थक और विपक्ष के समर्थक जी दोनों ही उतनी बड़ी संख्या में वोट डालने नहीं निकलते, जिसका परिणाम होता है कि चुनाव में पड़ने वाले मतों की संख्या काफी कम हो जाती है। इस बार क्या जो उपचुनाव हो रहे हैं, जनता जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं क्या उनको ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी? क्या लगता है आपको कि ये जो पहले का जो विधायक, हम घाटमपुर की बात करें, कानपुर से जुड़ा हुआ ही है घाटमपुर का, जिसमें 2017 में कमला रानी वरुण जो विधायक बनी थी, कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके कोरोना की वजह से देहांत हो गया था, क्या लगता है आपको 40 साल के बाद बीजेपी वहां काबिज हुई थी, उसके पहले सपा बसपा का राज चलता चला आ रहा था, आपको क्या लगता है इस सीट के बारे में? क्या आकलन आप करेंगे और क्या कैसे कहेंगे आप? ये कमल रानी वरुण जी के निधन से ये सीट खाली हुई। उनका निधन दुर्भाग्यपूर्ण था, कोरोना काल जी की वजह से, कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जहां तक घाटमपुर सीट की आप बात कर रहे हैं, तो घाटमपुर सीट 40 साल बाद बहुजन भाजपा के पास आई थी। जी जाति आंकड़े, अगर ये कोई कहे कि जाति आंकड़ों का प्रभाव चुनाव में नहीं पड़ता है तो उसको मैं नहीं मानता हूँ। जाति जी आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। जाति आंकड़ों को देखकर ही प्रत्येक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। चुनाव जी पास में है, जो 4 प्रमुख पार्टियां हैं, चारों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पारसी समाज से उपेंद्र पासवान को टिकट दिया है, सपा ने कोरी समाज से इंद्रजीत कोरी को, बहुजन जी समाज जी पार्टी ने अपने ही जो बेस वोटर उनका माना जाता है जाटव समाज, जी उसी से जी कुलदीप संखवार को टिकट दिया हुआ है। और कांग्रेस ने भी डॉक्टर कृपा शंकर संखवार, जी जिनके बारे में ये कहा जाता है, इस तरीके का लोग माहौल बना रहे हैं कि आते तो वो पिछड़ी जाति में है, पैदा तो वो वहां हुए थे, लेकिन उनको संखवार परिवार ने गोद ले लिया था। जी 2012 का चुनाव मुझे याद आता है, जब जातीय समीकरणों के आधार पर पहली बार ऐसा हुआ था इधर विगत 20-25 सालों में, जब कांग्रेस पार्टी घाटमपुर में बहुत अच्छा चुनाव लड़ गई। घाटमपुर से कांग्रेस ने नंदराम सोनकर को टिकट दिया था। जी नंदराम सोनकर, सरोज कुरील और इंद्रजीत कोरी, इन जी तीनों के बीच में 1000-1500 वोट का अंतर था खाली। कांग्रेस ने क्या सोच के उनको टिकट दिया मुझे नहीं पता, उसमें मुझे टिप्पणी भी नहीं करनी। जी जी लेकिन जिस बिरादरी को कांग्रेस ने टिकट दिया वो बेसिकली माना जाता है ये बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है। जी राकेश सचान वहां कुर्मियों के बड़े नेता हैं, उनका अपनी जाति पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसी की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीलिमा कटियार को भी वहां पे चुनाव में प्रभारी के रूप में लगा रखा है।
जो मेरा अपना आकलन है, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। ऐसा मैं इसलिए जी कह रहा हूं कि मुस्लिम भी वहां बड़ी तादाद में है, जी जी और मुस्लिमों के मन में, जो मुस्लिम समाज है उसके मन में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं कुमारी मायावती जी, उनकी विश्वसनीयता इधर विगत 2-3 सालों में काफी कम हुई है। कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे हैं कि आज की जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहन कुमारी मायावती हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिस तरीके से हमेशा ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, उनके मन में कहीं ना कहीं इनके नियत के प्रति संदेह हुआ है। और ऐसे में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच में होगा, और अगर थोड़ा कृपा शंकर अच्छा लड़ जाते तो हो सकता है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना दे। जी। जहां तक लेकिन जीत हार की ज्यादातर, बात, जी 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 जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं। यहाँ पर घाटमपुर की हम बात करें तो लगभग 1,30,000 के आसपास दलित वोट बैंक है, जो कि एक निर्णायक वोट बैंक, जो एक अहम भूमिका निभाते हैं। और उसके बाद निषाद समुदाय भी लगभग 40,000 के आसपास है, और मुस्लिम वोट भी। तो ये एक गठजोड़ की स्थिति बनती है कि ये, आपको क्या लगता है कि ये जो वोट है जनरली जाते कहाँ पर हैं, और क्या इनका भी, इन वोटों का भी पोलराइजेशन हो जाता है? देखिए, जिन वोटों की आपने बात करी, जैसे दलित मतदाता आपने कहे, दलित मतदाता काशी राम साहब के समय एक जब मूवमेंट चला था, तो दलित और पिछड़े भी उसमें, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज पार्टी इसलिए उसको जी नाम दिया गया था, तो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ थे। लेकिन 2006 के बाद जो बहन जी ने जिस तरीके से अपनी नीतियां बनाई हैं, उसमें उनके बेस वोट को छोड़ के जी जितने जी भी अन्य समाजों के नेता थे, चाहे वो पिछड़े समाज के रहे हों, चाहे दलितों में जो अन्य जातियां, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे सोनकर हों, चाहे पासी हों, एक एक करके सबके नेताओं को इन्होंने किनारे लगा दिया है। और आज की तारीख में ना बहुजन समाज पार्टी के पास कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा है, ना दलितों में अन्य जातियों का नेता है, और ना पिछड़ी जाति का तो कोई नेता ही नहीं बचा। तो जो आप जी पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ये समाज जो है, ये अपने चेहरे को मंच पर देखना चाहते हैं कि हमारे जाति के चेहरे कहाँ हैं। जी तो कहीं ना कहीं वो चेहरे इनको कांग्रेस में भी देखने को मिल जाते हैं, सपा में भी देखने को मिल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिल जाते हैं। मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और पिछड़ी जाति के या जी जी दलितों में जो अन्य जातियां हैं, और जी जी इन्हीं जातियों को ध्यान में रख के सपा, कांग्रेस और भाजपा अपने टिकट भी देते हैं, अपने पदाधिकारी भी बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की कड़वी सच्चाई है जातिवाद, जिसको नकारा नहीं जा सकता। और ये वोट बैंक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सपा और कांग्रेस के बीच में ही बटेगा। अनुभव जी, मैं 7 सीटों का एक ओवरऑल आकलन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी सीटें लगभग आपको लगती हैं किसके कितने खाते में जा सकती हैं, एक आकलन, आखिरी सवाल आपसे। नहीं, देखिए, इसका आकलन इसलिए नहीं करना चाहिए जी क्योंकि वोट परसेंट कितना पड़ेगा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस बात की है कि कौन सी पार्टी अपना वोट ज्यादा ट्रांसफर करवा लेगी। भीड़ तो खूब जुट जी रही होगी, जी लेकिन जी जी वोटों में कितना ट्रांसफर करा लेगी। अब जहां पे नेक टू नेक फाइट हो रही, वहीं सब चीजों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन चुनावों में 6 सीटें भारतीय जनता के पार्टी के पास थी जी और 1 सीट जी समाजवादी पार्टी के पास थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जी जनता पार्टी 6 के साथ 7वीं जीतने का प्रयास कर रही होगी, समाजवादी पार्टी 1 से अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, उनमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, ऐसी मेरी अपनी रिपोर्ट है। कांग्रेस जी पार्टी हमें नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कुछ अभी कर पाएगी। अच्छे वोट पा दे, जमानत बचा ले, यही उनकी उपलब्धि मानी जाएगी। जी जी। तो ये थे अनुभव चक जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाला जो चुनाव होगा ये किस तरीके से जनता इसको देखेगी। फिलहाल जनता बहुत समझदार है और बहुत सोच समझ के ही वोट देगी। अनुभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया इतना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।